इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जिस तरह सभी जानते हैं, सभी को विदित है कि 2022 एक मिशन चुनावी समर का शुरू हो चुका है। सामान्य विधानसभा का तृतीय चरण शुरुआत हो चुकी है, नामांकन चुके, वापसी हो चुका है। अब चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय, इस मिलाकर 11 उम्मीदवार 2026 विधानसभा ललितपुर में हैं। हम बात कर रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी के द्वारा जिस तरह का कमेंटमेंट किया गया कि हम उन जाबाज राजनीतिक के शतरंज के खिलाड़ियों से हम वार्ता कराएंगे जिन्होंने राजनीति के पायदान पर अपने पैर जमाकर जनपद ही नहीं पूरे बुंदेलखंड की विकास की एक परख सोच बनाते हुए अपने पद पर कदम रखे और विकास की ओर अपने आप को उन्मुख किया। हम बात कर रहे हैं ललितपुर के उस व्यक्तित्व की जिनके पूज्य पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ 2 बार ललितपुर विधानसभा के विधायक रहे। हमारे रमानाथ जी खेरा, जिनका नाम कहीं किसी प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं है, उनके सुपुत्र राजेश खेरा, जिन्होंने 1985 में विधानसभा पहुंचकर ललितपुर की विकास की बागडोर संभाली और अनवरत अपनी मुखार से, अपनी विचारधारा से ललितपुर को विकास की धारा से जुड़ा। कांग्रेस पार्टी से आप विधायक रहे और आपने कुल 4 चुनाव लड़े, 1989 में, 2002 में और 2007 में। आपके चुनाव में राहुल गांधी ने रोड शो किया था। उस समय का दृश्य देखते ही बनता था, तिल रखने को जगह नहीं थी, चारों ओर पब्लिक ही पब्लिक थी और राहुल गांधी का अपने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे थे। ऐसे राजेश खेरा हमारे बीच में, हम उनसे उनके विधानसभा सदस्य, विधायक ललितपुर होने के नाते उनके अनुभव और उनके वर्तमान चुनाव की रूपरेखा के समय विचार शेयर करना चाहते हैं। राजेश खेरा जी, आपका ललितपुर लाइव टीवी में स्वागत है। जो आपने विधानसभा क्षेत्र में 1985 में विधायक बनकर आपने अपना कार्य किया, तो आपको क्या अनुभव उस समय लगा? आप आज की दृष्टिकोण को देखा जाए तो क्या आपको अभाव महसूस होता है? रवि चुनगी जी, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी बात है कि ललितपुर में आपने चैनल के माध्यम से जो जागरूकता पैदा की है और आपकी टीम मनोज कुमार जी, आप लोगों ने मिलकर जो ये कदम बढ़ाया है, ये सराहनीय कदम है और इसकी भूरी प्रशंसा हम करते हैं। और हमारा ललितपुर भी में भी जब चर्चा होती है तो इस बात की कि आप बहुत अच्छा ये हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। अब रहा इस बात का कि जो 1985 में जिस प्रकार के काम होते थे, जिस प्रकार से हमने काम किया है, तो वो क्या है, जब तक आज के परिवेश में और उस परिवेश में ये अंतर था कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या काम करना है। अगर एक कोई सदस्य चुन के जाता है विधानसभा से और उसको अगर इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि हमारे क्षेत्र में कहाँ कौन सा क्षेत्र में क्या कमी है, तब तक वो उस क्षेत्र का विकास कर ही नहीं सकता है। इसीलिए पहला बीड़ा उठाया था मैंने गांधी जी के चरणों को अर्पित करते हुए पदयात्रा का। पदयात्रा से मैंने पूरी विधानसभा घूमी थी और एक हमारे साथ जो टीम थी उसने पूरे रजिस्टर को मेंटेन किया था। उस रजिस्टर के अंदर ये लिखा जाता था कि कहाँ पर बिजली की ज़रूरत है, कहाँ पर पानी की ज़रूरत है, कहाँ पर हैंडपम्प की ज़रूरत है, कहाँ पर चिकित्सा की ज़रूरत है, कहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है। इस प्रकार से किस क्षेत्र में, गांव में क्या आवश्यकता है, हमने जो रजिस्टर मेंटेन किया था और हम उस रजिस्टर को मेंटेन करने के बाद उस पर चलने से हमें बहुत कामयाबी इस बात में मिली अपने ललितपुर क्षेत्र के विकास करने में। आप उस समय युवा विधायक कहलाते थे, तो उस समय युवाओं के प्रति आपका जो प्रेम था वो आज बरकरार में इस चुनाव में क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, उस समय जो युवा थे वो एक्चुअली बिल्कुल एक सीमा तक अपनी उनकी विशेष जानकारियां होती थी, अपने क्षेत्र के बारे में भी, अपने गांव के बारे में भी। लेकिन आज क्या है कि आज का युवा चूँकि ये अपना फेसबुक और ये मोबाइल और ये जो आजकल चले हुए हैं जितने भी, इन चीज़ों से वो पूरे देश को और संसार को देख रहा है। तो वो इतना देखने में उसको ये नहीं देख पा रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास में कैसा विकास होना चाहिए, क्षेत्र में क्या आवश्यकता है
और जब से ये चले हैं चैनल इसमें मोबाइल में फेसबुक वगैरह, तब से तो एक चीज़ देखने में आई है कि हमारे यहाँ देश में बड़ी गिरावट आई है। गांधी जी को गाली देना, जवाहरलाल जी को गाली देना, इस प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं, ये उनके पूर्वजों ने तो देखा है कि वो उनको गांधी जी को पूछते थे, जवाहरलाल नेहरू को पूछते थे, क्योंकि उन्होंने गुलामी देखी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें और नेहरू गांधी की परिवार करें तो वो परिवार एक कुर्बानी का परिवार है, देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो राजीव जी हों चाहे इंदिरा जी हों। और वर्तमान में जो उनकी धर्मपत्नी सोनिया जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके बेटे राहुल गांधी जो महासचिव हैं, और भी अनेक पदों पर, जहां प्रियंका की बात करें उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, मैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। इस तरह की कुर्बानी के परिवार को जो दूषित भावना के साथ जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर उन्हें धूमिल किया जाता है, तो क्या राजनीतिक परिपेश में किया जा रहा है कि द्वेष भावना से? देखो, इसमें द्वेष भावना से भले ही कर रहे होंगे, लेकिन द्वेष भावना केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए की जाती है। कितना आजकल है जी? ये बिल्कुल अनुचित है। अभी तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने, जैसे कि प्रियंका जी ने अभी तक जो कहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो महिलाओं को, लड़कियों को जो ताकत देना चाहती हैं, जिससे वो चाहती हैं कि देश के अंदर ये महिलाओं को शक्ति मिले, उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा अभी इस समय। और दूसरा बेरोजगारी, उन्होंने उसके ऊपर बोला है कि हम लाखों जितने रिक्त पद हैं उन सबको भरेंगे, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। अभी एक नारा चल रहा है जाति, साथी और हाथी, जिस समझ में नहीं आती कि जाति, साथी और हाथी का जो नारा चल रहा है, एक समय अन्य नारे चलते थे उस पार्टी के, इसमें आप क्या कहेंगे? अब जातिगत तो चूँकि देख ही रहे हैं आप, जब से कांग्रेस गई है अपने उत्तर प्रदेश में 1989 में, और तब से आप देख रहे हैं कि जातिगत के आधार पर ही पार्टियां खड़ी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो। इन लोगों ने अपनी अपनी जाति को लेकर आगे बढ़ाया। चूँकि कांग्रेस से जनता किन्हीं कारणों से क्षुब्ध हुई हो, चूँकि नीतियां कांग्रेस की जो हैं वो नीतियों से आज वो उतना प्रसन्न नहीं हो पा रही हैं, जिनसे उनके पूरे पूर्वज और पहले कांग्रेस की जब स्थापना से लेके आज तक जो कांग्रेस की नीतियों को मानते थे, आज उन नीतियों को हटा के लोग वाग जातिगत आधार पर, लोग वाग धर्म के आधार पर बट गए हैं। और उस कारण से ये हो रहा है कि जो करना चाहती थी कांग्रेस, वो जो विकास करते आए, जो ये कहते 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और 70 साल तक अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो गांव के अंदर ये मोटरसाइकिल लेके चला रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, हरित क्रांति लाई इंदिरा गांधी, ये जो सब चल रहा है, ये सब चीज़ों का ही आज ये स्थान है कि हमारा किसान इतना सुदृढ़ होता चला गया। हम बात करें नेहरू परिवार, गांधी परिवार की, आपका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक सोशल और राजनीतिक सेवा कर रहा है, तो ऐसे में वर्तमान में जो कांग्रेस का प्रत्याशी ललितपुर विधानसभा से है और आगामी समय में भी कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं और होना है, इसमें आपका परिवार किस तरह का योगदान दे रहा है? हम चूँकि शुरू से कांग्रेस में ही आस्था रखते रहे हैं और कांग्रेस से ही हमारा संपर्क बना है और कांग्रेस से ही मुझे जाना जाता है और कांग्रेस के लिए ही काम किया है। चाहे वो हमारे एक बार मतभेद में ये रहा है कि मतभेद तो रहे हैं, किसी से भी ये हो सकते हैं हमारे पार्टी में, लेकिन हमने अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार मनभेद नहीं किए और उस अनुसार हमने हमेशा कांग्रेस का काम किया। आज भी हम कांग्रेस का काम करते हैं और हमारा जो प्रत्याशी है वास्तव में पूरा ललितपुर जानता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे गरीब परिवार से निकल के आया है और 2-3-4 साल से लगातार खूब मेहनत कर रहा है, हर एक गांव में, क्षेत्र में गया हुआ है। आज वो इतना मोहताज नहीं है कि उसके नाम की कोई ना जाने। अभी मेरी किसी भी गांव में बात होती है तो वो कम से कम ये कहता है आपका जिला कांग्रेस कमेटी का जो प्रत्याशी है सीधा सज्जन है। और हम कहते हैं यदि ऐसे प्रत्याशी को जनता चुन के भेजती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब चूँकि गांव का होने की वजह से वो अच्छी तरह जानता है क्या समस्याएं हो सकती हैं और उस पर हमारी प्रियंका गांधी जी ने उस पर विश्वास जताया है और प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे और इसके अलावा हम अपने नौकरियां देंगे, अपने विकास के लिए जो भी सुविधाएं होंगी मदद देंगे। तो वो निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी वहां से जो जीत के जाएगा तो प्राप्त करके हमारे ललितपुर के विकास में 4 चांद लगाएगा। वर्तमान में बहुत अच्छा एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा इसलिए माना जा रहा है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो उसको अच्छा मान रहे हैं, दल बदल कर कपड़े जैसे दल को बदल रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? चुनगी जी, ये तो स्वार्थवश आदमी बदलते हैं,
लोग अपना स्वार्थ सिद्ध देखते हैं कि हमको कहाँ ये राजनीति में स्थान मिल जाएगा, कहाँ हम जीत जाएंगे, कहाँ हम कुछ पा जाएंगे। क्या इसके प्रति पार्टी की सेवा माने कि पद की सेवा माने? मतलब दल बदल कर पार्टी की सेवा कर रहे हैं कि अपने खुद की सेवा कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि दो ही न चीज़ें हैं। वो तो पार्टी की तो तब बंद हो जाती है जब कोई आदमी जीत के दूसरी पार्टी में जाके चला जाता है और उसके बाद उसका मंत्री बन जाता है, तो वो तो कहाँ पार्टी की सेवा कर रहा है, वो तो फिर अपनी व्यक्तिगत सेवा कर रहा है, अपनी राजनीति व्यक्तिगत उठाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ थे पूर्व विधायक राजेश खैरा। आपका मानना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब तक है जब तक वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बचा के रखता है। कपड़े जैसे पार्टी को बदलने वाले लोग अपना वजूद तो बना सकते हैं, पार्टी का वजूद बनाने में वे पीछे हो सकते हैं। ललितपुर लाइव टीवी ने आज पे कमेंटमेंट किया था। हमने आज पूर्व विधायक राजेश खैरा से बात कराई कि छात्र राजनीति से लेकर स्वतंत्रता संग्राम परिवार के से लेकर आज नेहरू गांधी परिवार के एक अभिन्न अंग हैं और कांग्रेस पार्टी से अनवरत जुड़े हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी चुनावी समर में हैं उनके प्रति, उनके विचारों के प्रति, पार्टी के प्रति और वोटों के प्रति बस पूरे समर्पित हैं। आज उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस बात को अवगत कराया कि पूर्व की राजनीति और वर्तमान की राजनीति देखी जाए तो वर्तमान की राजनीति में कहीं ना कहीं बू आती है स्वार्थ की और सिद्ध करने की। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।